नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। हमारा अगला सवाल है, 4 आश्रम निम्न से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन के चरणों से। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई जो इस प्रकार है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष। नंबर 2 गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। नंबर 4 संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। हमारा अगला सवाल है, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के समर्थन में लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों वाला प्रार्थना पत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अगस्त 2013। राज्यसभा ने वॉइस वोट द्वारा 26 अगस्त 2013 को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया। इस विधेयक में हिंदू विवाह कानून 1955 और स्पेशल विवाह कानून 1954, जिसमें विवाह बंधन को असुधार्य ब्रेकडाउन के लिए तलाक का आधार माना गया है। यह कानून संशोधन किसी महिला को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार भी उपलब्ध कराता है। हमारा अगला सवाल है, किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 ईस्वी में बना था। क्रिकेट के पिच की लंबाई 22 गज, गेंद का भार 155 से 163 ग्राम, बल्ले की लंबाई 10.8 सेंटीमीटर, स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमारा अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित प्लासी नामक गांव में आमने सामने हुई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदन और मोहन लाल जैसे देशभक्त थे, वहीं मीर जाफर जैसा धोखेबाज भी था।
मीर जाफर अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहा। क्लाइव बिना युद्ध के विजयी रहा और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित है, न कि ब्रिटेन की तरह अलिखित तथा परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा एवं विस्तृत संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे। हमारा अगला सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपेक्षिकता सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। हमारा अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के कारण यहाँ ATP अणु संश्लेषित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कोशिका इन्हीं अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करती है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1526 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक बना। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां मुगल शासक हुआ। अब हमारा अगला सवाल है, डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1628 ईस्वी में। जहांगीर के पुत्र शाहजहां का समय मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह 4 फरवरी 1628 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल तथा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। हमारा अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था, परंतु गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महान सम्राट चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। हमारा अगला सवाल है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु HIV के कारण होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। हमारा अगला सवाल है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यंत्र होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का उपकरण होता है। हमारा अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। पास्कल भी दाब का मात्रक है। हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन अपोलो 11 की योजना के अंतर्गत चंद्रमा पर उतरे। चंद्रमा पर प्रथम कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखे थे। हमारा अगला सवाल है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित,
आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। फ्लोरेला नामक शैवाल ने अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। रॉकेट की उड़ान न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण नियम को अभिव्यक्त करता है। इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती हैं और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है क्योंकि रॉकेट से गैस निकलती रहती है। हमारा अगला सवाल है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। पृथ्वी तल पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम ध्रुवों पर होता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, पृथ्वी का आकार तथा दूसरा, पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना। हमारा अगला सवाल है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम के उत्तर पूर्वी हिमालय में भारत चीनी सीमा पर स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर बसा नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह सबसे ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से एक है जहां पर्यटकों द्वारा मोटर योग्य सड़कों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।